अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आज़ाद कास्ट के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम कर रहे हैं। और आज हमारे साथ एक बड़े स्पेशल गेस्ट हैं, एक ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिन्होंने बाकायदा पाकिस्तान का सोशल मीडिया के ऊपर दिफा किया। हालिया कुछ अरसे में आपने जब देखा कि पाकिस्तान भर में कौम प्रस्ती की एक बहुत बुरी लहर चल रही थी, हर जानब से पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशियां लग रही थी, इल्ज़ाम लग रहे थे। तो उस वक्त हमारे ये भाई माशाल्लाह से आए, इन्होंने टिकटॉक के जरिए अपना एक काम शुरू किया और फिर हमने देखा कि बाकायदा जो कौम प्रस्त हैं वो इनको देखकर दूर भाग जाते हैं, इनके चेहरे को पसंद नहीं करते। तो हमारे इन भाई का नाम अकील अहमद है और हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि आज हमारे भाई हमारे साथ मौजूद हैं और आज इनसे हम वो सारे सवालात पूछेंगे जो कि अक्सर ये कौम प्रस्त तबका सोशल मीडिया पर फैलाकर प्रोपेगेंडा करते हैं। तो अकील भाई कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, इट्स अ प्लेजर टू बी विद यू। अच्छा अकील भाई, सबसे पहला जो एक सवाल है और मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर आप बड़ी खूबसूरती से जवाब दे रहे हैं, वो ये है कि आपने किस सोच के तहत ये फैसला किया कि आप सोशल मीडिया पर आएंगे और कौम प्रस्तों को जवाब देंगे? वो क्या सोच आई जिसने आपको इस चीज पर मजबूर किया कि आप अपनी जॉब और अपना जो काम होता है, हमें पता है ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत बिजी होते हैं, तो क्यों आपने वो सब के साथ इसके लिए टाइम निकाला? सर इसका जो आप कह सकते हैं कि मेन रीजन है ना, वो मेन रीजन ये है कि मैं बेसिकली एक रिसर्चर भी हूँ बाय प्रोफेशन और एक ट्रुथ फाइंडर या ट्रुथ सीकर हूँ। मेरा मकसद ये नहीं होता कि किसी एक कौम की नफी करना या किसी दूसरे कौम की फेवर में कोई बात करना। मेरा मकसद ये होता है कि हम लोग डिग डीप करें और सच तक पहुंच सकें कि सच्चाई असल में है क्या। तो मैं इन लोगों की बातें अक्सर सुनता रहता था बचपन से। हम लोग भी चूंकि कश्मीर की कॉज के लिए एक्टिव रहते थे। मेरा ताल्लुक बेसिकली रावलपिंडी से है, तो वहाँ पे तो कोई ऐसी गली, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ पे कोई कश्मीरी ना रहता हो। तो हम लोग हमें बचपन से ही कश्मीरियों के साथ पले बड़े हैं। वही हमारे भाई, वही हमारे बहनें, वही हमारे मोहल्लेदार। तो हम लोगों ने तो कभी फ़र्क नहीं किया था और ना कभी इस किस्म की कोई डिबेट हुई थी। लेकिन ये है कि सुनते रहते थे कौम परस्तों से कि इस किस्म के कोई मामलात कश्मीर में चल रहे हैं। तो वो करते-करते फिर अब मामला जब इस नहज पे आया कि ये लोग जो हमेशा भारत मुर्दाबाद के नारे लगाते थे, ये पाकिस्तान मुर्दाबाद और पंजाबी मुर्दाबाद पे आ गए। तो उससे मुझे एहसास हुआ कि यार आई थिंक दिस नीड्स टू बी डिस्कस्ड कि इसमें मसला है क्या? तो फिर जब उसको डिग डीप करता गया, अंदर तक गया, देखा इस मामले को कि क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो समझ में आया कि यार ये जो पिक्चर ये पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो पिक्चर तो एक्चुअल में है ही नहीं। इट्स क्वाइट वेरी मच ऑपोजिट। तो फिर बस यही था कि मेरे पास तो एक फ़ोन ही था और थोड़ा-सा टाइम था। तो मैंने ये चीज़ें फिर टिकटॉक के ऊपर डिस्कस करना शुरू की। वो फिर कहते हैं ना कि मैं चलता गया, काफ़िला जुड़ता गया, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता लोगों ने फ़ॉलो करना स्टार्ट किया। और अब ये है कि मेरी वीडियो से रेफरेंस पॉइंट्स लेके लोग इनको आंसर तक कर देते हैं। अच्छा अकील भाई, अब मैं आता हूं मेन टॉपिक के ऊपर कि जो इनका एक प्रोपेगेंडा आपको पूरा नजर आ रहा है सोशल मीडिया पर, इसके मुतालिक आपका एक जनरल ओपिनियन क्या है कि क्या ये लोग इंडिया वगैरह से कोई लाइंस लेकर वो बातें करते हैं, या वैसे ही ये काम अकल लोग हैं जिनको फैक्ट्स का पता नहीं होता और ये जानबूझकर ऐसा करते हैं, या इसके पीछे आपको कोई बड़ा मास्टरमाइंड लेवल का कोई प्रोपेगेंडिस्ट बैठा लगता है? मतलब आपको क्या लगता है जो आपने इनको पूरा स्टडी किया अब तक? सर देखिए, ये जो इसकी रूट्स है ना, वो 1947 से भी पहले तक ही जाती हैं। क्योंकि उस टाइम पे भी आप जानते होंगे कि शेख अब्दुल्ला साहब की नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जिनका सख्त नज़रिया यही था कि या तो हम इंडिपेंडेंट रहेंगे या फिर हम इंडिया के साथ जाएंगे, वी वोंट एवर जॉइन पाकिस्तान। और वो कायद आज़म के शदीद खिलाफ भी थे। यहाँ तक कि जो मकबूल शेरवानी साहब थे, उन्होंने 1944 में कायद आज़म साहब को वहाँ पे इजलास भी नहीं करने दिया, वहाँ पे खिताब भी नहीं करने दिया, क्योंकि वो लोग या तो प्रो इंडिपेंडेंस थे या फिर प्रो इंडियन थे। तो वो नज़रिया सेपरेशन के बाद आहिस्ता 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 पनपता गया। फिर उसी में आके मकबूल भट्ट साहब शामिल हुए, पाकिस्तान की तरफ से इमानुल्लाह खान साहब शामिल हुए, जिन्होंने पहले एनएलएफ बनाई और फिर जेकेएलएफ बनाई। मारें भी खाई, सख्तियाँ भी झेली, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स भी किए और नज़रियाती इख्तलाफ भी किया। लेकिन ये नज़रिया वो साथ-साथ लेके चलते रहे कि आइदर वी आर इंडिपेंडेंट और वी आर विद इंडिया। क्योंकि वो लोग जो है ना, तक़सीम हिंद के खिलाफ थे बेसिकली, कि हम लोग या तो इंडिपेंडेंट रहेंगे या फिर इंडिया के साथ जाएँगे। पाकिस्तान इज़ अ स्टेट कमिंग आउट ऑफ इंडिया, तो हम इसको तो बिल्कुल भी जॉइन नहीं करने वाले। तो दो कौमी नज़रिए के कह लें कि वो एंटी थे। तो फिर 1992 के बाद से लेके अब तक ना इनको काफ़ी ज़्यादा दबाया गया था, और दबाने के बाद ऑलमोस्ट ये लोग कह लें कि एक्सटिंक्ट हो गए थे। लेकिन नज़रिया चूँकि ज़िंदा रहा कुछ लोगों के दिमाग में। अभी का जो मेन प्रॉब्लम था वो बेसिकली अवाम के जनरल मसाइल थे, कौमी मसाइल थे, जो हर बंदे को मसला किसी भी पाकिस्तान के प्रोविंस, पाकिस्तान के शहर में रहते हुए होता है। तो इन लोगों ने उन मसाइल का कवर लेके अपना नज़रिया पुश करने की कोशिश की बीच में। अब लोग तो मसाइल के लिए इनके साथ जुड़े थे। मसलन कोई 10, 20, 25, 30 हज़ार लोग अगर दरेक में बैठे हुए हैं, तो वो मसाइल की वजह से बैठे हुए हैं। लेकिन उसके अंदर नज़रिया इन्होंने अपना यही वाला पुश कर दिया, सेपरेशन वाला और इंडिपेंडेंस वाला, जो इनके ज़हनों में तकरीबन पिछले 80 साल से चलता हुआ आ रहा है। तो अब कह लें कि जो जो एक्शन कमेटी का स्टेज है, वो अब हाईजैक हो चुका है और वो इन लोगों के हाथ में चढ़ चुका है, जो कि प्रो इंडिया या प्रो इंडिपेंडेंस है।
अच्छा अकील भाई, मैं इस पर थोड़ा सा आपको कट करना चाहूंगा कि आपने अपनी वीडियोस में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई। आपने कहा कि ये जो आजाद कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं चल रहे हैं, माजी में भी ये इस तरह कर चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप वो थोड़ी सी हिस्ट्री एक दफा हमारी ऑडियंस के सामने भी हाईलाइट करें। जी, जी, बिल्कुल, ये तो काफ़ी पुराने चल रहे हैं ना। ये 1949 में, जिस टाइम पे अप्रैल 1949 में कराची का एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद में बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला था सरदार इब्राहिम खान साहब को, क्योंकि वो एक क्लोज़ डोर मीटिंग थी जिसके अंदर ये सब कुछ तय हुआ था, जिसमें गुलाम अब्बास साहब थे और यहाँ से गुरमानी साहब थे। तो उसपे जब उनको बैकलैश आना शुरू हुआ, तो उनको ये अंदाज़ा हुआ कि यार लगता है कुछ थोड़ा-सा गलत हो गया, तो उन्होंने बाहर निकल के एक बात अपने हलकों में कहना शुरू कर दी कि जी मैंने उसपे साइन नहीं किए, ये जाली डॉक्यूमेंट है, ताकि उनकी अवाम के अंदर क्रेडिबिलिटी बढ़ सके। लेकिन फिर भी अवाम गुस्से में थी। अब जब ये बातें पाकिस्तान गवर्नमेंट तक पहुँची और जो इनकी मखलूत गवर्नमेंट थी उस टाइम की कश्मीर की, उन तक पहुँची, तो उन्होंने इनको इनके ओहदे से फ़ारिग कर दिया। तो जब भी किसी को उसके ओहदे से फ़ारिग किया जाता है, तो आपको पता है वो सियासी शहीद बन जाते हैं और फिर लोग उनके साथ जुड़ते जाते हैं। तो वहाँ से फिर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का स्टार्ट हुआ और फिर 1955 तक वो जो है ना चलता रहा, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम। तो अल्टीमेटली 1955 में फिर इन लोगों के जो मुजाहिदीन थे या सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स थे, उन लोगों ने अपने आर्म्स को लेट डाउन किया था। तकरीबन 2000 के करीब वो लोग फाइटर्स थे। कुछ कैजुअलिटीज़ भी हुई थी दोनों साइड्स पे। पाकिस्तान के तकरीबन 150 जो है पंजाब कॉन्स्टेबलरी के और पाकिस्तान आर्मी के लोग इन्होंने कैप्चर भी किए थे और उनको कुछ दिन तक टॉर्चर भी किया था। तो वहाँ से ये मामला चला था। उसके बाद 1970s के अंदर भी जब बंगाल का मामला चल रहा था, उस टाइम पे भी हल्का-फुल्का लगा रहता था। लेकिन ये है कि उसके बाद चूँकि इनका ज़्यादातर फ़ोकस इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर पे था, तो पाकिस्तान की थोड़ी-सी कह लें कि बचत रही। लेकिन 1990s में जब कश्मीर इंसर्जेंसी अपनी पीक पे पहुंची हुई थी, तो उस टाइम पे जेकेएलएफ का बोलबाला चल रहा था इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, तो पाकिस्तान में भी उसकी झलक नजर आई। उन लोगों से कह लें कि यकजहती दिखाने के लिए इन लोगों ने फिर मुजफ्फराबाद में, रावलाकोट में मार्चेस तक किए एलओसी तक, और यही कहा कि इस एलओसी को ख़त्म कर दें और हमें मर्ज कर दें, अब हम सारे आज़ाद हो जाएंगे। तब भी सारी लड़ाइयाँ चलती रहीं। तो ये मुख्तलिफ 4 से 5 एपिसोड्स के अंदर ये होता आया है। हमेशा से ऐसा नहीं हुआ जैसा इस बार हुआ है। इस बार थोड़ा-सा चीज़ डिफरेंट है। इस बार अपनी बुनियादी ज़रूरियात और बुनियादी मकासद को सामने रख के आज़ादी का नज़रिया उसमें पुश किया गया है। पहले बिल्कुल क्लियर होता था कि ये लोग अपनी आज़ादी के लिए निकले हैं। लेकिन इस बार उन्होंने कवर उसके ऊपर जो है वो बुनियादी हकूक का दिया हुआ है। अच्छा अकील भाई, इस पर एक और सवाल भी जन्म लेता है कि ये कोई भी रैशनल इंसान जब ये देखेगा कि एक जो महसूस इलाका है वो दो बड़ी बल्कि तीन बड़ी एटमी ताकतों के दरमियान में है, और उसमें इंडिया भी अपने मौकफ से स्टेप बैक करने को राजी नहीं, कि इंडिया भी यही कहता है कि हमने तो इन पे कंट्रोल करना है, और पाकिस्तान का भी एक यही नजरिया है। तो ये लोग किस माइंडसेट के होते हैं कि ये इमेजिन कर लेते हैं कि जी हम आज़ादी हासिल कर लेंगे और ये जो दोनों मुल्क हैं इनमें से कोई भी जो सा है, अगर पाकिस्तान ने हमें छोड़ दिया तो इंडिया हमें नहीं खाएगा। मतलब ये किस फ्रेम ऑफ माइंड में ऑपरेट कर रहे हैं? सर, इनके बेसिकली आप 2 फैक्शंस हैं, क्योंकि इस सवाल के ही बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, तो मैं इसको 2 रास्तों में, 2 वेज़ में एड्रेस करूँगा। नंबर 1 ये है कि जो आज़ाद रहने के ख्वाहिशमंद हैं, वो लोग बहुत कम हैं, वो एक बहुत माइनॉरिटी पॉपुलेशन है इनकी। उनका ख़्याल ये है कि जिस तरीके से भूटान सर्वाइव कर रहा है, जिस तरीके से नेपाल सर्वाइव कर रहा है, चाइना और इंडिया के साथ कुछ एग्रीमेंट्स करने के बाद, हम भी उसी तरह पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के साथ कुछ एग्रीमेंट्स कर लेंगे और इसको चला लेंगे मामले को। क्योंकि एक्साई चिन का जो इलाका है, वहाँ पे पॉपुलेशन तो कोई है नहीं, वो तो बर्फ़ वाले पहाड़ हैं जिस पे चाइना ने कब्ज़ा किया हुआ है। तो उसका इनको इतना तकलीफ़ भी नहीं है। जहाँ पे पॉपुलेशन रहती है इंडियन और पाकिस्तानी कश्मीर्स में, उसका ज़्यादा इशू है इनको। तो कहते हैं अगर हम उनको आपस में जोड़ भी लें, तो हम पाकिस्तान और इंडिया के साथ सर्टेन एग्रीमेंट्स के बाद हम सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन ये माइनॉरिटी हैं। जो मेजॉरिटी दोनों साइडों पे हैं, वो जो पाकिस्तान में आपको प्रो इंडिपेंडेंस नज़र आते हैं, वो बेसिकली प्रो इंडिपेंडेंस नहीं है। इंडिपेंडेंस फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज में एक्सेशन टू इंडिया है। इसी तरीके से जो इंडियन वाली साइड पे हैं, वहाँ पे सिर्फ आप हुर्रियत की अगर बात करें या बाकी अली गिलानी साहब के फॉलोअर्स की बात करें, तो उनका नज़रिया आज़ादी का नहीं था, उनका नज़रिया इल्हाक़े पाकिस्तान था। वो ये चाहते थे कि हमें एक सेमी ऑटोनोमस स्टेट के तौर पे पाकिस्तान के अंदर इंस्टेट कर लिया जाए। हमारा अपना मखलूत सिस्टम हो, हमारा अपना एक सीएम हो, हमारा अपना बजट हो, हम अपने सूबे या अपनी स्टेट को अपने हिसाब से चलाएँ, लेकिन जो हमारे ऊपर सॉवरेनिटी है, वो पाकिस्तान की रहे। तो ये इन लोगों की जो है वो अक्सरियत है। जो टोटली प्रो इंडिपेंडेंस है, वो बहुत माइनॉरिटी में है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये चीज़ समझते हैं, एक रैशनल आदमी ये समझता है कि यू कांट सर्वाइव बिटवीन 3 न्यूक्लियर पावर्स। अच्छा, अब वकील भाई इस पे एक और सवाल भी आ जाता है कि फर्ज किया इनको ये अंडरस्टैंडिंग है भी, और इन्होंने ऑब्वियसली इनमें से कोई भी ऐसा जाहिल तो नहीं कि उसने नहीं देखा कि इंडिया ने मकबूजा कश्मीर में क्या सलूक किया। अब सैयद अली गिलानी साहब की स्पीच है जिसमें वो कह रहे हैं कि 5 लाख से जायद जम्मू के मुसलमानों को शहीद किया गया,
वहां पर 80,000 से ज्यादा खवातीन के साथ रेप हो चुकी हैं। तो ये सब कुछ देखते हुए भी इनको अकल नहीं आती, मतलब ये जो आप जिन लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब इनकी अकल किधर होती है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। सर इनकी अकल, मेरा तो ख्याल है कि घास चरने ही गई हुई है। लेकिन वो यही है कि अब उनके दिमागों में ये चीज़ इन्फ्लिक्ट कर दी गई है ओवर द ईयर्स कि हम लोग कोई बहुत कदीम लोग हैं और हम लोग 6000 साल से एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उस वक़्त ना पाकिस्तान होता था और ना इंडिया होता था। हालाँकि ये बिल्कुल ही एक बकवास बात है, इसका कोई लेना-देना नहीं है इन सब चीज़ों से। जिस स्टेट की ये अभी बात करते हैं, जिस स्टेट की अभी ये डिमांड करते हैं, दैट मेयरली एक्जिस्टेड 170 ईयर्स अगो। 170 साल पहले महाराजा गुलाब सिंह के अंडर वो स्टेट एग्जिस्ट करना स्टार्ट हुई थी। उससे पहले तो सब इंडिपेंडेंट यूनिट्स थे। लेकिन इन लोगों को ये चीज़ पिला दी गई है घोल-घोल के कि नहीं यार, हम लोग तो बड़े पुराने लोग हैं और हम लोग बड़े अज़ीम लोग हैं। और जो घोल के पिलाने वाले लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट इवन इंडिजिनस कश्मीरीज़। वो लोग खुद कश्मीरीज़ हैं ही नहीं। वो सब लोग इधर-उधर के इलाकों से आके इकट्ठे हुए हुए हैं। जैसे अभी भी आप अगर अवामी एक्शन कमेटी में भी देखेंगे तो जो लोग आपको ज़्यादा जोश वाले नज़र आएँगे या ज़्यादा गुस्से वाले नज़र आएँगे, दे आर नॉट एथनिक कश्मीरीज़। उनका कश्मीर वैली से कोई लेना-देना नहीं है। तो बस ये अब उनकी कह लेंगे गलतफ़हमी कह लें या खुशफ़हमी कह लें। लेकिन ये है कि इसका फ़िलहाल फ़ौरी तौर के ऊपर तो कोई कह लेंगे रिस्पॉन्स निकलता नज़र नहीं आता या इनका कोई जवाब निकलता नज़र नहीं आता कि इनके साथ क्या सलूक किया जाए या इनका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। बट इट हैज़ बीन इन्फ्लिक्टेड इंटो देयर माइंड्स ओवर द ईयर्स। अच्छा, अब अकील भाई, एक ये जो सरदार अमान नाम का कैरेक्टर है, मैंने देखा है आपने इसके बयानात के ऊपर काफ़ी वीडियोज़ बनाई हैं। तो आपका ओवरऑल इस कैरेक्टर के ऊपर क्या ख़्याल है? क्योंकि एक जानिब तो हमें नज़र आता है कि वो जो उमर नज़ीर कश्मीरी है, वो कहते हैं कि जी मैं इन चीज़ों को एंडोर्स नहीं करता। लेकिन अभी कल तक की भी बात है कि वो बंदा इन्हीं के स्टेज से आकर तकरीरें भी कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है? सर ये अब मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ। जब हम लोग छोटे होते थे ना तो हम लोग बगैर लाइसेंस और बगैर हेलमेट के बाइक वगैरह चलाते होते थे। तो नाके पे हमें एक पुलिस वाला पकड़ता था और फिर उसके बाद वो कहता था बाइक बंद होगा, चालान होगा, फलां होगा, टिमकान होगा। और फिर वो कहता था यार अच्छा तुम लोग साहब से बात कर लो। तो साहब बड़े खुश इखलाक होते थे और वो आके सलाम दुआ भी करते थे, प्यार से थापड़ भी लगाते थे और कहते थे बच्चों ख्याल किया करो। मैं तो तुम लोगों को छोड़ दूँ, अब इस बंदे ने तुम्हें पकड़ लिया, ये बड़ा डर है, ये नहीं छोड़ेगा। तो चालान तो तुम्हारा होगा। तो सेम हॉट एंड कोल्ड की पॉलिसी जो है वो यहाँ पे चल रही है। उमर नज़ीर साहब आके वहाँ पे बड़े प्यार से बात करते हैं और कहते हैं मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और सरदार मान साहब आके जो है वो जलती पे तेल का काम करते हैं, बल्कि खुद आग लगाते हैं। तो आप बिल्कुल भी इस गलतफ़हमी में ना रहें कि उमर नज़ीर साहब कोई अलग हैं और सरदार अमान साहब अलग हैं। ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, एक कड़वा है और एक मीठा है। अगर इतना ही उनको अपने स्टेज का ख़्याल है उमर नज़ीर साहब को, तो फिर वो इनको स्टेज से नीचे क्यों नहीं फेंकते? वो इनको यहाँ पे स्पीच करने से रोकते क्यों नहीं हैं? वो इनकी हर बात एंडोर्स भी करते हैं, वो इनके साथ आगे-आगे भी होते हैं, माइक लेके उनको अपने साथ भी रखते हैं, तमाम जलसों धरनों में उनको आगे भी रखते हैं। तो ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, एक कड़वा और एक मीठा, दे आर नॉट सेपरेट। अच्छा अकील भाई, अब एक और बड़ी प्रोपेगेंडा कैंपेन उसके साथ ही लॉन्च हुई। ये अबरार कुरैशी नाम के सहाफ़ी हैं और वो जी इंडिया से वकार पसवाल को और वो एक और को भट्टी नाम का बंदा है, उनको लेकर आते हैं मकबूजा कश्मीर से, और वो जी कहते हैं हम इंडिया के बड़े सपोर्टर हैं और वहाँ पर हम जन्नत में रह रहे हैं। तो आई एम श्योर आपने भी सुना होगा। तो इस सारी चीज़ को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? सर ये बेसिकली जो आम आवाम है ना, ये उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए कवरिंग की जा रही है कि जो जम्मू का रीजन है या इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का रीजन है, वहाँ पे कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। वहाँ पे रोड्स के ऊपर जो है वो नहरें बह रही हैं दूध की और बसें इलेक्ट्रिक पे चल रही हैं, जहाज़ आ रहे हैं। वकार पोसवाल के बारे में आप भी बता चुके हैं, राजा साहब भी बता चुके हैं ऑलरेडी, मैं भी अपनी एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि उनके जो फैमिली के ताने-बाने हैं, वो हाईएस्ट ब्यूरोक्रेसी के अंदर मौजूद हैं। तो काफ़ी सारी ख़वातीन के रेप और काफ़ी सारे मासूम लोगों के कत्ल में इनके बड़े भाई इन्वॉल्व्ड हैं, वकार पुसवाल साहब के। और खुद जो हैं वो एक प्रैंकस्टर हैं, तो प्रैंकस्टर का मैक्सिमम काम एक प्रैंक करना ही है। तो वो बेचारे आके स्क्रीन के ऊपर आम आवाम जो बैठी हुई है, उनके साथ एक प्रैंक कर रहे हैं कि यार वहाँ तो बड़ा कुछ हो रहा है और यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। आपके इलाके में बड़ी कोई बैकवर्ड दौर में आप रह रहे हैं, हालाँकि ऐसी बात नहीं है। ये बेसिकली अवाम को मिसलीड करने के लिए है। और इसके पीछे भी जो नज़रिया कारबंद है, वो वही नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला नज़रिया है कि वकार पोसवाल साहब को आप लेके आएँ और यहाँ पे आके अवाम को बताएँ कि यार इंडियन साइड पे बड़ा कुछ है, तो आप इंडिया के साथ ही शामिल हो जाएँ। तो अल्टीमेटली वही इनका मिशन है कि पाकिस्तान का कंट्रोल लूज़ करवाने के बाद एक लूज़ सी सेपरेट स्टेट बने और फिर उसके बाद हम इंडिया से एक्सीड कर जाएँ। सो दैट्स ऑल द पर्पस बिहाइंड दैट। अच्छा, अब अकील भाई, जैसे अभी आपने बताया भी कि मेन तो इन्होंने जो एक बहाना बनाया हुआ है वो तो बुनियादी ज़रूरियात वाला है, लेकिन जो असली जिस चीज़ पर इनका पाकिस्तानी गवर्नमेंट से इख्तिलाफ हुआ वो तो मुहाजिरों की सीटें ख़त्म करना था। तो हम देखते हैं कि यूके में भी जो उनसे कश्मीरी हैं वो उनका डायस्पोरा है,
और उसमें बड़ा डायस्पोरा वो भी है जो कि मकबूजा कश्मीर से भी ताल्लुक रखता है। तो क्या उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी स्टेट ने आपको आटा की कीमतें भी कम कर दी, बिजली की कीमतें भी कम कर दी, बाकी सारी डिमांड्स भी मान ली, लेकिन मुहाजिरीन के ऊपर अगर पाकिस्तानी स्टेट रेजिस्ट कर रही है तो क्या ये चीज़ें डायस्पोरा से छुपाई जाती हैं या ये उनको मिसगाइड करते हैं? क्यों वो डायस्पोरा इनकी सपोर्ट कर रही है? सर, डायस्पोरा इनकी सपोर्ट बेसिकली इसलिए कर रहा है कि आम पाकिस्तानी या आम बंदे को इस चीज़ की शायद इतनी नॉलेज नहीं है कि जेकेएलएफ जो सबसे बड़ी जमात है कश्मीर की लिबरेशन के लिए, दैट वाज फॉर्म्ड इन द यूके। वो यूके में ही बनी थी, वो पाकिस्तान में नहीं बनी थी। अमादुल्ला खान साहब जब यहाँ पे आए थे पाकिस्तान में गंगा हाईजैकिंग केस के अपनी सजा पूरी करने के बाद 1976 में, तो 1977 में बर्मिंघम में उन्होंने यहाँ पे आके जेकेएलएफ की बुनियाद रखी थी। तो ये सब वही लोग हैं जो उस टाइम के मंगला डैम इफेक्टिव्स थे या बाकी लोग थे, और यहाँ पे आके इन लोगों ने अपनी एक कम्युनिटी बिल्डअप की, तकरीबन कोई 10 से 15,000 अफराद की। एंड नाउ दे हैव, यू कैन से, ग्रोन लाइक रैबिट्स। अब वो मल्टीप्लाई हो चुके हैं, वो तकरीबन को 16 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। 10 लाख तो रजिस्टर्ड हैं, बाकी अनरजिस्टर्ड हैं। तो 10 लाख से 12 लाख जो लीगल वही लोग हैं जो जेकेएलएफ के नजरिए पे चलते आए हैं, चल रहे हैं और चलते रहेंगे। उनको आप बिल्कुल भी जो है ना इस चीज से आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनके मेन फाइनेंसर हैं। तो उन्हें सब पता है, उन्हें ग्राउंड रियलिटीज भी पता है, उन्हें इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट का भी पता है। लेकिन चूंकि नजरियाती तौर पे वो जेकेएलएफ के वर्कर हैं, यहीं पे जेकेएलएफ की बुनियाद रखी गई। कहते सिर्फ नहीं है मुंह से, मानते नहीं है, लेकिन दे आर ऑल द जेकेएलएफ पीपल। अच्छा अकील भाई, आपने मंगला डैम के इशू के ऊपर भी काफ़ी आपने डिस्कशन की है, तो मैं चाहता हूँ आप एक बार वो भी हाईलाइट कर दें, क्योंकि ये लोग जब भी बातचीत शुरू करते हैं तो ये कहते हैं कि जी हमें मंगला डैम के जो से पैसे पूरे नहीं मिल रहे हैं या उस पर हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो गई है, और वो जो डैम है पूरे पाकिस्तान के लिए बिजली पैदा कर रहा है लेकिन हमें बिजली नहीं मिलती। मतलब इस तरह की एक कहानियां सुनाते हैं। तो इसके मुतालिक आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? सर, इसके नज़रिए इसके मुताबिक मैं ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की दो अलग अलग सेपरेट गवर्नमेंट्स थी, उस टाइम पे भी एग्जिस्ट करती थी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट से वो लैंड एक्वायर की है, उसकी बाकायदा पेमेंट की गई है, और पेमेंट जो जम्मू एंड कश्मीर का अपना लैंड रिकॉर्ड्स के हिसाब से उसके पैसे बनते थे वो उनको दिए गए हैं। जितनी भी डिस्प्लेसमेंट हुई है वो जे एंड के गवर्नमेंट की तरफ से की गई है ऑन रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। बट पाकिस्तान हैव पेड द प्राइस फॉर द लेक। और वैसे भी डैम को अगर आप ध्यान से देखें तो उसकी सिर्फ जो लेक का एरिया है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर है। डैम की जो हाइडल कैपेसिटी है, डैम के जो स्पिलवेज हैं और डैम की जो ग्रिड है वो पाकिस्तान मंगला में मौजूद है, वो जम्मू एंड कश्मीर की सरजमीन पे नहीं है। वो सब कुछ यहाँ पे है। तो उस टाइम पे फिर इनकी कंपनसेशन करने के लिए इनको एक तो लैंड रिकॉर्ड्स के मुताबिक जो पैसे बनते थे उससे एक्स्ट्रा भी दिए गए। इवन बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो मैं शेयर भी कर चुका हूँ अपनी मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर, जिनमें इन लोगों में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने 3x कंपनसेशंस ली हैं। मतलब जमीन उनकी एक बार गई है लेकिन 3 मुख्तलिफ लोगों ने एक ही जमीन का आगे क्लेम ले लिया। ठीक है, तो इस तरह के भी केसेस एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद ये सारे के सारे पैसे भी इनको दे दिए गए। जो डैम का कंस्ट्रक्टर था मेन, उसमें एक कॉन्ट्रैक्टर मेन था, वैसे तो काफी सारा एक कंसोर्शियम था 8 से 10 कंपनीज का, लेकिन जो मेन कंसल्टेंट था वो बिनियन पार्टनर्स था। बिनियन पार्टनर्स यूके की फर्म थी जिन्होंने इसके स्पिलवेज और स्ट्रक्चर डिजाइन किया था। तो बिनियन पार्टनर्स उस टाइम पे पाकिस्तान से इनको एज अ वर्कर अपने पास हायर करती थी और फिर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन के चक्कर में इनको पाकिस्तान से यूके भेजती थी। तो तकरीबन 3,000 जो वर्क परमिट्स थे वो तो ये वाले थे, उसके बाद 7,000 ओपन वर्क वाउचर्स भी थे। तो तकरीबन 10,000 कह लें कि फैमिलीज को उस टाइम पे यहाँ से मूव करवाया गया था एज पार्ट ऑफ अ कंपनसेशन। तो ये कहना कि हमें कंपनसेशन नहीं मिली ये भी बिल्कुल गलत है। ये कहना कि हमें यूके मंगला डैम के टाइम पे नहीं भेजा गया ये भी बिल्कुल गलत है। और तीसरी और आखिरी बात कि जी ये डैम से बहुत ज़्यादा बिजली बनती है। इस डैम से तकरीबन 1300 मेगावाट के करीब बिजली बनती है अपलिफ्टिंग के बाद। पहले तकरीबन 950 मेगावाट्स बिजली बनती थी। इसके साथ इनका एक और हाइडल पावर यूनिट है नीलम जेलम के नाम से, तकरीबन 750-800 मेगावाट्स वहां से बिजली प्रोड्यूस होती है। तो तकरीबन 2300 मेगावाट्स टोटल बिजली प्रोड्यूस होती है, जिसमें से 400 मेगावाट्स कश्मीर की तरफ ही रिडायरेक्ट कर दी जाती है। तो 1800 मेगावाट्स पाकिस्तान के अंदर इनफ्लो है इनका। और पाकिस्तान की जो पीक डिमांड है वो 30,000 मेगावाट्स होती है गर्मियों में। आम तौर पे सर्दियों में जो डिमांड होती है वो 18,000 से 20,000 मेगावाट्स होती है। सो मोर देन 90% और 95% जो बिजली है वो पाकिस्तान से खुद ही बनाई जाती है, वो मंगला डैम से नहीं आ रही। सिर्फ हाइडल की अगर बात करें तो 4,500 मेगावाट्स तरबेला डैम प्रोड्यूस कर रहा है, जो सिंगल सबसे बड़ा डैम है बिजली पैदा करने वाला। पाकिस्तान की 52% बिजली तरबेला डैम ही पूरी कर देता है। अच्छा, अब वकील भाई, इनके एक जर्नलिस्ट थे जिन्होंने एक वीडियो बनाई और वीडियो में कहा कि जी आज़ाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान को पाल रहा है और आज़ाद कश्मीर इतने पैसे जनरेट करता है और पाकिस्तान उनको हिस्सा नहीं देता। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा, अगर अब वो वीडियो आपके जेहन में है तो ज़रा उसके ऊपर भी थोड़ी सी निशानदेही कर दें कि वो
क्या बात जी जी, मैं बिल्कुल जानता हूँ और मैंने उनको वीडियो में इसका रिस्पॉन्स भी दे दिया था और वो काफी वायरल भी गया था रिस्पॉन्स। उसके अंदर जो मेन कानूनी पेचीदगी है ना, वो कोई भी नहीं बताता। वो मेन कानून जो पेचीदगी है वो ये है कि पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 1 के मुताबिक पाकिस्तान कंप्राइजेस ऑफ 4 प्रोविंसेस, पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान। और यही प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अगर एक दूसरे से सामान खरीदें या बेचेंगी तो एक दूसरे को उसका पैसा देंगी, और अगर कोई इनफ्लोज एक सूबे से दूसरे सूबे में आ रहे हैं तो उसकी रॉयल्टी उसको दी जाएगी। कश्मीर एक अलग से स्टेट है पाकिस्तान के आर्टिकल 257 के मुताबिक। तो जब अलग स्टेट होती है तो उसको रॉयल्टीज नहीं दी जाती, कभी भी उनकी रॉयल्टी नहीं लगती। उनके साथ निगोशिएशंस होती हैं। एक बार अगर आपका पैक्ट हो गया, एक बार अगर आपका एग्रीमेंट हो गया तो उसकी वन ऑफ पेमेंट होती है, उसकी रॉयल्टी नहीं होती। ये उसका ए पार्ट है, कह लें कि अभी उसका पहला पार्ट है उस जो इनका प्रोपेगेंडा ना उसका। दूसरा पार्ट ये कि हम लोग पैसा बहुत ज्यादा बेचते हैं, तो मैंने उसमें भी लिस्ट वगैरह लगाई थी कि तकरीबन $5 बिलियन जो हैं वो इनकी तरफ से आते हैं और बाकी तकरीबन $45 बिलियन जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से आते हैं। तो 92% पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन रेमिटेंस का इनफ्लो है, वो पाकिस्तानी जो लोग, पाकिस्तानी मजदूर बाहर गए हुए हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में। 8% नंबर है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के वर्कर्स का, जो गल्फ में एग्जिस्ट करते हैं या यूके और यूएसए में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ किसी हद तक अब ये लोग इटली में भी हैं और यूरोप की दूसरी कंट्रीज में भी हैं। तो ये सारा मिला के भी तकरीबन 8% ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये बेसिकली एक मिसकंसेप्शन है कि हमें पैसा नहीं दिया जाता या हमें भीख दी जाती है। उसके बाद फिर उसी वीडियो के अंदर उन्होंने एक और ऑब्जेक्शन किया कि जी हमारा जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट जो पाकिस्तान के साथ इलाक़शुदा है, इसका 3.64% बनता है बजट का, 11,000 अरब रुपए का, जो तकरीबन 427 अरब रुपए बनते हैं। तो उसके अंदर इन्होंने एक पॉइंट को हज़फ किया कि वो पूरी स्टेट का था। उसके अंदर अगर गिलगित बल्तिस्तान का आप शेयर निकालें तो 1.64% शेयर गिलगित बल्तिस्तान का भी था। 2% शेयर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का है, जो प्रेजेंट डे आज़ाद कश्मीर जिसको हम कहते हैं उसका है। तो 11,000 अरब रुपए का अगर आप 2% निकालेंगे तो तकरीबन वो 220 अरब रुपए बनता है। हालांकि पाकिस्तान हैज कंट्रीब्यूटेड अराउंड 300 बिलियन रुपीस फॉर देयर बजट। तो अगर आप लीगली भी इस चीज को अप्रोच करें तो जितना पाकिस्तान ने अपने सूबे को शेयर देना होता है, उससे 20-25% ज्यादा ही पेमेंट कश्मीर को की गई है, विदाउट एनी बाइंडिंग्स, विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, अब अकील भाई एक और सवाल आ जाता है, और ये चीज़ आप भी एक दफ़ा हाईलाइट कर चुके हैं कि देखिए, जो दुनिया में इंसानी तरक्की का पैमाना जांचने के लिए जो इंडेक्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, HDI। तो HDI में इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर है वो 8.1 है, जो कि दुनिया के जो तरक्की याफ्ता रीजन है आपको पता है वो 8 से ऊपर कंसिडर किए जाते हैं। तो HDI के लिहाज से भी आप 8.1 के ऊपर खड़े हैं, आपका माशाल्लाह से लिटरेसी रेट भी अच्छा है, आपकी जो आटा है वो बाकी पंजाब से भी सस्ता है जो कि आटा प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपकी बिजली जो सी है वो भी एक तरह से तकरीबन हम उसे फ्री कह सकते हैं, ये 2-3 रुपए यूनिट, ये क्या हो गया। तो ये सब कुछ होते हुए भी ये जो एक महरूमी की फीलिंग है, आपको क्या समझ आ रहा है, ये क्यों जन्म ले रही है? सर ये बहुत एक माइनर सा नंबर आप कश्मीर में कह सकते हैं जो इस किस्म के लोगों का है, हर तरफ होता है। अराउंड आप 20% या 25% लोग इस तरह के कह सकते हैं। बाकी अगर आप इन्हीं के बयानात की तरफ जाएं तो इनका तो हर घर का कोई ना कोई बंदा बाहर है, पूरा पूरा इनका खानदान बाहर है, फॉरेन रेमिटेंस इनको आ रही है, पैसा इनको आ रहा है, तो फिर इनको कमी किस चीज की है। HDI भी इनका बहुत जबरदस्त, लिटरेसी रेट भी इनका बहुत जबरदस्त, फॉरेन रेमिटेंस में कंट्रीब्यूशन भी इनकी बहुत जबरदस्त, तो फिर महरूमी कहाँ से आ गई। असल सवाल तो ये करने का है ना कि अगर सब कुछ आपके पास है तो फिर महरूमी कहाँ से आ गई। यही यकीन महरूमी मतलब ये तब दूर होगी जब वो मुहाजिरों के ना राइट्स छीनेंगे ना, कि मुहाजिर नहीं कश्मीरी हो सकते। मतलब यही, मुझे तो यही समझ आ रहा है, आपकी कोई अलग राय हो तो जरूर बताएं। सर बिल्कुल, एक फैक्टर ये वाला भी है, और दूसरा फैक्टर जो है इसके अंदर वो यही है कि यार हमें किसी भी तरह से रेलेवेंट रहना है, हमें किसी भी तरह से स्क्रीन पे रहना है, हमें डिफरेंट चैनल्स के ऊपर स्क्रीन टाइम लेना है, हमने अपनी चीखें सुनानी है ताकि हमें इन लोगों से सो कॉल्ड आज़ादी मिल सके और हम अपना जो पुराना नज़रिया है 80 साल पुराना जो अभी तक पाया तकमील को नहीं पहुंच सका, हम उसे पूरा कर सकें। तो महरूमी कोई भी नहीं है। इवन बहुत सारे लोग इस तरह के कश्मीरी हैं, एथनिक कश्मीरी हैं और सदियों से वहाँ रह रहे हैं, कश्मीर रीजन में, जम्मू रीजन में। वो लोग खुद मुंह से कहते हैं यार हमें इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, ये हम इन्होंने प्रोपोगंडा बनाया हुआ है, हम लोग अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं। आप अभी भी अगर जेलम की साइड पे चले जाएं शाम के टाइम, तो GT रोड का कोई भी ऐसा होटल नहीं है जहाँ पे आपको बैठने की जगह मिल सकती है। बिल्कुल है। सारा मंगला वहीं पे आया हुआ था खाना खाने। तो वो फिर महरूमी कहाँ से। महरूमी सिर्फ घर की चार दीवारी के अंदर आटा ना होने की है, बाहर आके 15,000 रुपए की कढ़ाई खाने में कोई महरूमी नहीं है। तो ये मुझे वैसे ही इलॉजिकल सी बात लगती है महरूमी वाली। अच्छा, अब अकील भाई एक और सवाल आ जाता है कि पूरी
कौम ने सुना, बल्कि हर पाकिस्तानी ने भी ये नारा सुना जब इन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किए कि बंद मतलब बंद। और शौकत मीर की तकरीर भी थी कि जी अब 30 दिन का तो राशन इकट्ठा कर लें, हम सब बंद कर देंगे। और फिर लोग अपनी आंखों से देख भी रहे हैं कि इन्होंने बकायदा रास्ते ब्लॉक किए, सारा कुछ किया। और बाद में शोर ये डाल दिया कि पाकिस्तान ने हमारी सप्लाईज बंद कर दी हैं। तो क्या मतलब जो लोग इनको फॉलो कर रहे हैं उनको आपको क्या लगता है कि उनमें अकल नहीं है या जानबूझ के इस तरह की झूठों को फॉलो करते हैं? सर इसके अंदर दो फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो ये है कि जो है ना, सिंपैथी बहुत ज्यादा है अपनी एथनिसिटी के साथ कि यार ये भी कश्मीरी है तो ये सही कह रहा होगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन भी थोड़ा सा कम है। एक मैं कह सकता हूँ कि लीगली राइट मूव थी, लेकिन टेक्निकली गलत मूव थी इंटरनेट को बंद करना। क्योंकि अगर इंटरनेट खुला रहता तो ये सारी बातें आपके सामने खुल खुल के आती रही। बल्कि इवन मेरे साथ एक आपके कश्मीर ही के जर्नलिस्ट हैं काफ़ी अच्छे, सैयद अलमास साहब, वो मेरे साथ कांटेक्ट में रहते हैं मुजफ्फराबाद से। तो वो उनकी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जिनमें उन्होंने खुद बाहर निकल के ऑन रोड कैमरा से रिकॉर्डिंग करके ये दिखाया है कि बाज़ार जो है वो बंद किए गए हैं, इन लोगों की तरफ से ज़बरदस्ती। रास्ते कश्मीर में एंट्री के बंद किए गए हैं, इन लोगों की तरफ से दरख्त और पत्थर फेंक के ज़बरदस्ती। पाकिस्तान की तरफ से सप्लाईज़ आ रही हैं, पाकिस्तान से कोई नहीं रोक रहा। और जिन लोगों को इन्होंने दिखाया कि जी पाकिस्तान के साइड पे जो ट्रक्स की लाइन लगी हुई है, वो जो पंजाब पुलिस है, जो आखिरी चेक पोस्ट है, वहां पे इन लोगों ने खुद इनको रोका था ताकि इन लोगों के माल को कोई नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि आगे स्टोन बेल्टिंग भी चल रही थी, दरख्त भी काटे जा रहे थे, पत्थर भी फेंके जा रहे थे। और इवन इन सम इंस्टेंसेस नियर आप कह सकते हैं कि पुंछ रीजन, वहां पे स्ट्रेट फायर भी किए जा रहे थे फ्रॉम द प्रोटेस्टर्स, नॉट फ्रॉम द आर्म फोर्सेस। ठीक है, आर्म फोर्सेस तो अभी तक वैसे शामिल हुई ही नहीं है बीच में। या तो पैरामिलिट्री फोर्स है, या पंजाब पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस है, या एजे की पुलिस है। तो फोर्सेस तो अभी तक इसमें आई ही नहीं है। तो ये भी एक गलत प्रोपोगेंडा इसी पॉइंट के अंदर कवर हो गया कि पाकिस्तान की फौज मार रही है, फौज इज नॉट इन्वॉल्व इन इट, उसका अभी तक कोई लेना देना है ही नहीं इस सारे मामले से। तो ये सारे के सारे रास्ते इनकी खुद की तरफ से बंद किए गए। अभी बाद में अपने को काफी सारी वीडियोस देखी होंगी कोटली की भी, जहाँ पे लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे कि यार हमारी दुकानें जबरदस्ती बंद करवा देते हैं, और जो यहाँ के जाति मकामी लोग हैं उनकी दुकानें खुली नहीं है। तो दुकानें तो इन लोगों ने खुद बंद करवाई, रास्ते इन लोगों ने खुद बंद करवाए। मैंने भी उस वीडियो में अपनी एक वीडियो उस पे बनाई थी, और उसमें मैंने यही कहा था कि आप लोग अपने वहाँ पे गोदाम खुलवाएँ, अपनी दुकानें खुलवाएँ, अपनी सड़कें खुलवाएँ, ताकि यहाँ से सप्लाईज़ आप तक पहुँच सकें, आपके मकामी लोग देख पाएँ कि जी सामान आ रहा है। अब मकामी लोग या तो शहरों तक कंसंट्रेटेड थे, या फिर उसके बाद कुछ धरने में बैठे हुए थे। तो उनको क्या पता अब कि यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर क्या हो रहा है, यानी कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का जो बॉर्डर है। बाकी इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी और ज़िंदा मिसाल सारे रास्तों के खुलने की ये है कि डेली बेसिस के ऊपर हज़ारों की तादाद में कश्मीरी मुज़फ़्फ़राबाद से, मीरपुर से, रावलाकोट से, रावलपिंडी, इस्लामाबाद आ रहे हैं, अपने काम करवा रहे हैं, बाहर जाने के लिए अपने वीज़े अप्लाई कर रहे हैं। जो गेस्ट यहाँ से पाकिस्तान जा रहे हैं, उन्हें रिसीव करके वापस लेके जा रहे हैं। सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसकी कोई वीडियो बना के नहीं बता रहा, अच्छा क्योंकि इन लोगों को विक्टिम कार्ड खेलना है। अच्छा अकील भाई, जिस तरीके से हमारी स्टेट ने इस पूरे मैटर को डील किया, इसमें आपकी तरफ से क्या सजेशन है, क्या बेहतरी हो सकती थी, या जो उन्होंने किया वो बेहतरीन किया, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? सर इसमें बेहतरी हो सकती थी, इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से एक कंट्रोल किया जा सकता था। असल में स्टेट ने इनको इतना रूम दे दिया कि उस रूम के अंदर ये लोग एक्सपैंड कर गए। एक्सपैंड करने से पहले ही अगर इनको उठा लिया जाता, इनको रोक लिया जाता, जो इनके मेन प्राइमरी 4 से 5 कल्प्रिट्स हैं, तो ये इस लेवल तक पहुँचती ही ना। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि स्टेट की थोड़ी-सी नाअहली है। बाकी थोड़ा-सा जो अब का मामला है, उसके अंदर स्टेट जो है वो हमारी इसी तरह से, आपको पता है, इन प्रोटेस्ट को डील करती है बाय यूज़ ऑफ फोर्स। पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट तो खैर ऐसा नहीं करती, ना कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इसके मिलते हैं। ये लोग कलादम तंजीमों के खिलाफ ऐसे ही काम करते हैं। तो उसको ऑपरेट करने का तरीका ये है कि पहले कलादम करार दिया जाए और फिर उसके बाद उन पे क्रैकडाउन किया जाए। तो अब मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ टू लेट। ये जो अब कर रहे हैं, ये बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में कर देना चाहिए था। स्टार्टिंग फेज में करते तो ये मामला इस नौबत तक पहुंचता ही ना। क्योंकि इन लोगों को खुद भी पता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। क्योंकि मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, जो स्टेट के देखने वाले मामलात 80 साल से स्टेट को देख रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि ये साइकिल 15-20 साल में 1 से 2 बार रिपीट होता है। तो ये अभी फिर अपनी पीक पे साइकिल आने वाला है, तो इसको कर्ब किया जाए, इसे रोका जाए। लेकिन उन्होंने शायद कह लें कि इलेक्शंस की वजह से, या और पाकिस्तान कुछ प्रॉब्लम से फंसा हुआ था, उस वजह से इनको थोड़ा-सा पनपने दिया, तो वो अब वो फूल के इतना ज़्यादा इन्फ्लेट हो गए हैं। या कह लें कि शुरू में इनको इतना उन्होंने इम्पोर्टेंट नहीं समझा इस मसले को डील करना, उन्हें आइडिया नहीं था कि इतने लोग इनके साथ जुड़ जाएँगे। लेकिन अब ये है कि नाउ इट्स टू लेट। अब अगर पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं या करेंगे, तो वो गलत ही कंसिडर होगा और विक्टिम कार्ड खेला जाएगा आगे से। इसको स्टार्ट में ही रोक देना चाहिए था। अच्छा अकील भाई, अब हम आ रहे हैं, तकरीबन हमारा ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है।
तो इसमें मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने चूंकि इन कन कुतरों को बड़ा करीब से ऑब्जर्व किया है हालिया कुछ अरसे में, तो इलेक्शन से पहले वाले और अब इलेक्शंस के बाद आपको इनकी कैंपेन्स में क्या फर्क लग रहा है? क्या आपको ये स्ट्रांग होते लग रहे हैं, वीक होते लग रहे हैं? क्या आपको महसूस हुआ? सर ये डे वन जो धरने का था ना, जो कि 9 जून होने वाला था, उससे 3 दिन पहले ही जब इन पे क्रैकडाउन शुरू हुआ 5 और 6 जून को, ये उस दिन से रोज 1% आधा परसेंट मरते जा रहे हैं। ठीक है, दे आर डाइंग आउट, दे आर फेजिंग आउट। लोग भी अब इसमें इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, जितना धरना लंबा होता जाता है आहिस्ता आहिस्ता लोग उसमें इंटरेस्ट लूज करते जाते हैं एंड बैक टू नॉर्मल सारे अपनी लाइफ में आ जाते हैं। तो अब वो इंटरेस्ट भी लोग इसमें लूज कर चुके हैं, ये लोग अपनी पावर भी लूज कर चुके हैं। दे डोंट हैव टीथ नाउ। उनके टीथ यही थे कि हम तुम्हें मारेंगे, हम तुम्हें भड़काएंगे, हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, तुम यहाँ पे आके हमें वोट दिलवा के दिखाओ। तो वो 3 फेजेस में बड़े स्मार्टली, इस चीज पे मैं क्रेडिट दूंगा गवर्नमेंट को कि बहुत स्मार्टली इन्होंने 3 फेजेस में इलेक्शन करवा के उसका मसला ही हल करवा दिया इनसे, कि अब इलेक्शन भी हो गए, एक गवर्नमेंट भी बन गई। यही कनकुतरे, यही लोग जो पहले कहते थे कि हम लोग इलेक्शन ही नहीं होने देंगे, आपने देखा होगा इनमें से बहुत सारे लोग अब सरदार अतीक साहब के हारने पे वीडियोस बना रहे हैं और बड़े खुश हैं। जी 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 तो भाई, आपने तो इलेक्शन होने नहीं देने थे, आप तो इलेक्शन को मानते ही नहीं है, तो सरदार अतीक के हारने पे आप खुश क्यों हो रहे हो फिर? आप तो कहो ना, हम इस फैसले को मानते ही नहीं, हम इस इलेक्शन को मानते ही नहीं है। तो अब ये लोग भी एक स्प्लिट का शिकार हैं। कुछ लोग कह रहे हैं यार हमारी बस होगी, हमारी जान छोड़ो, आगे चल के देखते हैं क्या करना है। कुछ लोग इनमें ये कह रहे हैं कि यार हम भी इसी तरह से अपने आप को एक नए नाम से रजिस्टर करवाते हैं, असेंबली में जाते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं कि कानून साज़ी किस तरह से की जा सकती है, किस तरीके से अपने मसाइल को हल किया जा सकता है। और तीसरा जो फैक्शन है अराउंड 30%, वो अभी तक बज़िद है कि नहीं, असा ना जाने, असा मारसा। अच्छा, अब वकील भाई आखिरी सवाल पर आते हैं कि अब चलें, इलेक्शन भी हो गए और इंशाल्लाह अब उम्मीद है कि कुछ अरसे के बाद रावला कोट के इलाकों में बाकी के इलेक्शन हो जाएंगे। तो अब इनकी जो एक मौजूदा ये सूरत हाल है, इससे निमटने के लिए आप अगर कोई स्टेट को मशवरा देना चाहें या तजवीज़ देना चाहें, तो आपके नज़दीक वो क्या हो सकती है? सर मेरे नज़दीक तो अब खैर, मैंने कहा ना, इट्स टू लेट नाउ, लेकिन अगर अब भी इससे रिकवर करना है तो उसका हल ये है कि इन्हें सेफ पैसेज दिया जाए वक्ती तौर पे, इनसे बात की जाए, इनके जो मेन मेन मुतालबात हैं, यानी कि एक इन कैमरा ब्रीफिंग टाइप की चीज़ हो, जिसमें 2 बंदे 4 बंदे वहाँ से आएँ, 2-4 बंदे यहाँ से आएँ, लाइव उसको टेलीकास्ट किया जाए पब्लिक के सामने कि जी ये मामलात हो रहे हैं। ताकि पब्लिक को पता लगे यार, हाँ ठीक है, इन लोगों ने 38 बातें की थी, उसमें से वाक़ई में वाक़िअतन जेन्युइनली 34 मान लिए गए हैं। 4 पे डेडलॉक है, उसके ऊपर दोबारा से बात होगी। तो इसको एक इन कैमरा सेशन में करने के बाद इनको थोड़ा-सा मुश्तिल किया जाए, सॉरी, मुंतशिर किया जाए, इन्हें हटाया जाए यहाँ से। उसके बाद इस सिस्टम को चलने दिया जाए और इनको फिर उसके बाद कहा जाए कि आपने अगर ये 12 सीटें ख़त्म करवानी है या आपने कोई और लेजिस्लेटिव मामलात को देखना है, तो हम आपको असेंबली तक की एक्सेस देते हैं। आप जहाँ पे बाय इलेक्शन चाहते हैं, हम वहाँ बाय इलेक्शन करवा देते हैं। आप आ जाएँ इलेक्शन लड़ के असेंबली में और उसके बाद देख लें कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है ये हम लोगों के लिए तो ठीक होगा, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो शायद इस पे कभी ना माने, क्योंकि अब तो जो उन्होंने करना था वो उन्होंने कर लिया। लेकिन राइट। मेरी सजेशन व फिलहाल यही है कि यूज़ ऑफ फ़ोर्स को रोक देना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए, क्योंकि यूज़ ऑफ फ़ोर्स का टाइम अब गुज़र गया है। अब आपकी जो कैजुअलिटीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा होंगी। शुरू में आपके 8-10 बंदे लगने थे, सारा मसला हल हो जाना था, लेकिन अब बहुत बड़ा नंबर होगा। अच्छा वकील भाई, एक और जाते-जाते कि आप माशाल्लाह से अपने चैनल पर भी आप बता रहे थे कि अब मैं कुछ नई किस्म की चीज़ें शुरू करने जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को भी बताएँ कि आइंदा आपका फ्यूचर प्लान क्या है? नीचे हम आपका टिकटॉक लिंक भी लगा देंगे ताकि हमारी ऑडियंस भी आपको फॉलो कर सके। जी, जी सर, थैंक यू वेरी मच। सर नई चीज़ें ये हैं कि बेसिकली जो मुझे इनबॉक्स में, डीएम में और वैसे कमेंट्स और रिक्वेस्ट्स आती हैं ना, वो ये आती हैं कि आप हर तरफ बोल लेते हो, कनकुतरों पे भी बोल लेते हो, किसी की हिम्मत पाकिस्तान की फ़ौज पे बोलने की नहीं है। तो बेसिकली मेरा जो फिलहाल नेक्स्ट जो मेरी एक पूरी सीरीज़ आ रही है, वो आर्मी और उसके बिज़नेसेस पे है, ताकि उसकी और जो पब्लिक के दरमियान में एक खलीज है, उसको कम किया जा सके, इन्हें बताया जाए कि यार इस बिज़नेस का क्या फ़ायदा, क्या नुकसान है, ये क्या पाते हैं, क्या खोते हैं। कि वो लोगों के ज़हन में है ना कि जी 80% बजट भी खा जाते हैं, उसके बाद कारोबार भी चलाते हैं। तो इस खलीज को थोड़ा कम किया जाए कि यार ये इतना नहीं खाते जितना आपको लगता है। ये आप ही की बेटरमेंट के लिए लोग बैठे हुए हैं। हाँ, जो बीच में डिबेटेबल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद फिर जो पाकिस्तान के आम आदमी के कानूनी मसाइल हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने देखा है जितने भी जर्नलिस्ट आते हैं, वो सारे मसाइल को पॉइंट आउट करते हैं और चले जाते हैं। नोबडी इज़ एक्सप्लेनिंग कि व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ दैट इश्यू, कि वो इश्यू परसिस्ट किस वजह से कर रहा है, उसकी अंडरलाइंग कॉज़ क्या है? और फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि सॉल्यूशन लोग मसले का बताते हैं, उसकी कॉज़ का सॉल्यूशन कोई भी नहीं बता रहा। ठीक है? यानी आप कह लें कि तकलीफ का इलाज सारे कर देते हैं, बीमारी का इलाज कोई नहीं करता।
तो बेसिकली मेरा अब जो नेक्स्ट कंटेंट है वो इन दो चीज़ों के गिर्द रिवॉल्व करेगा कि मेन कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन ऑफ द मेन कॉज एंड द मिलिट्री एंड देयर बिजनेसेस। तो ये मेरी अगली सीरीज आने वाली है करीब तो इंशाल्लाह। ये है दोस्तों हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भाई अकील अहमद। आपने उनकी बातचीत सुनी और इससे आपको पता चलता है कि हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी भाई हैं वो किस तरह से अपने मुल्क के लिए कंसर्न हैं। तो ये जो सोशल मीडिया के ऊपर आपको ये कन कुतरे किस्म के लोग नजर आते हैं, इनकी तादाद हकीकत में बहुत कम है, इनकी नीयतों में फतूर हैं। जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भाई हैं वो आज भी पाकिस्तान के साथ दिल के साथ हैं और मेरे ख्याल से अकील भाई ने जो बातें की हैं वो आपके सामने इसका सबूत है। इसके साथ ही आज के शो का अख्ताम करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको लाजमी शेयर करेंगे और हमारे चैनल आज़ाद सियासत को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। बहुत शुक्रिया।